वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी में कल हमने क्या डिस्कस किया था? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। जहां पर हमने कल एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ को दोबारा समझते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ था एब्जॉर्प्शन और यहां था वॉल्यूम। ग्राफ कुछ इस तरह था। ठीक, ये बेसलाइन थी। बेसलाइन थी। यहां पर सबसे पहले लॉन्ग मॉलिक्यूल एल्यूट होते थे, जो लार्ज मॉलिक्यूल थे, और यहां पर स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे क्या कहा था? वीओ। वीओ कहा था। इसको मॉलिक्यूल ए बोला था, इसको बी मॉलिक्यूल बोला। ये बोला था वी ई ए, और ये बोला था वी ई बी। कुछ इस तरह से कल हमने ग्राफ बनाया था। देखिए, अगर वीई की वैल्यू कम होती है, वीई की वैल्यू कम होती है तो लार्ज मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी वीई की वैल्यू अगर क्या है? लेस है, तो कैसा मॉलिक्यूल मिलेगा? लार्ज मॉलिक्यूल मिलेगा। और वीई की जो वैल्यू है, अगर वो मोर है, ज्यादा है, वीई की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, तो हमें स्मॉल मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक, यदि वीई जल्दी मिल रहा है, फास्ट मिल रहा है, वीई कैसे मिल रहा है? फास्ट मिल रहा है। यहां पे वीई फास्ट मिल रहा है, तो कैसा मॉलिक्यूल? लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, और वीई स्लो मिल रहा है। ग्राफ में वीई क्या मिल रहा है? स्लो मिल रहा है, तो कैसा मॉलिक्यूल? स्मॉल मॉलिक्यूल। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने इसको दोबारा बता दिया। अच्छा, वीई से हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल कौन सा है और स्मॉल मॉलिक्यूल कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ये है टोटल वॉल्यूम। ये क्या आ गया? टोटल वॉल्यूम। जैसे ये कॉलम है, अगर मैं कॉलम का टोटल वॉल्यूम बढ़ा दूं तो वीई भी बढ़ेगा। अगर मैं कॉलम का टोटल वॉल्यूम बढ़ा दूं, वीटी बढ़ा दूं, इसको बढ़ा दूं, तो वीई भी बढ़ेगा। तो वीई किस पे डिपेंडेंट कर रहा है? एक तो टोटल वॉल्यूम पे, टोटल वॉल्यूम पे। अगर मैं टोटल वॉल्यूम बढ़ा दूं तो ये वीई है, ये भी तो बढ़ेगा, ये वीई, ये भी तो बढ़ेगा। और एक इसकी पैकिंग पे, ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड है या कैसे लूजली पैक्ड है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। इसीलिए वीई से हम मॉलिक्यूल का पता नहीं लगा सकते। हम किसी मॉलिक्यूल का पता नहीं लगा सकते वी से। तो हमने क्या देखा था? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट केडी
और केवीडी का फॉर्मूला क्या था? वी माइनस वी ओ अपॉन वी आई, ये था केडी का फॉर्मूला। और वी आई की वैल्यू रखी थी तो के एवरेज आ गया था, और के एवरेज से हमने मॉलिक्यूल के पता लगाया था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज में बच्चे क्या हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने इस चीज को दोबारा बता दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगली क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए, ये केवल चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करती है। किसको सेपरेट करती है? चार्ज मॉलिक्यूल को। यदि यहां पर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? सेम, तो चार्ज के बेसिस पर यहां पर सेपरेशन होगा। सेपरेशन किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे क्या होगा? सेपरेशन होगा। यदि मैं आगे बात करूं, यहां पर मोबाइल फेज के रूप में मोबाइल फेज के रूप में रनिंग बफर काम में लिया जाता है। रनिंग बफर काम में लिया जाता है। यह भी एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही प्रकार है, जिसमें हम कॉलम यूज करेंगे। और दूसरा स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी फेज के रूप में यहां पर बीट्स काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है? बीट्स काम में ली जाती है। ये बीट्स किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, एगेरोज की, एक्रिल एमाइड की या पॉली एक्रिल एमाइड की, और किसकी बनी हो सकती है? स्फेडेक्स की, स्फेरोज की, इसकी बनी हो सकती है। ठीक, जैसे ये कोई बीड है या कोई बीड्स है, ये सेलुलोज की बनी हुई है। इसकी बनी हुई है सेलुलोज की, इसके साथ आयन एक्सचेंजर अटैच रहेगा। क्या अटैच रहेगा? आयन एक्सचेंजर अटैच रहेगा। ठीक है, और ये कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंटली अटैच करेगा। कोवलेंट बॉन्ड द्वारा या कोवलेंटली क्या रहेगा? अटैच रहेगा। बीड्स के साथ एक आयन एक्सचेंजर क्या रहेगा? अटैच रहेगा, जो कि कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंटली क्या रहेगा? अटैच रहेगा। अब आयन एक्सचेंजर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए आयन एक्सचेंजर दो प्रकार का है। एक है
एनायन एक्सचेंजर, एक है केटायन एक्सचेंजर। ठीक है, एनायन एक्सचेंजर की बात की जाए तो ये एनायन को एक्सचेंज करेगा। एनायन को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। और कैटायन एक्सचेंजर कैटायन को एक्सचेंज करेगा। कैटायन को एक्सचेंज करेगा। इसे बेसिक आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं, जिसे एसिडिक आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। देखो, एनायन एक्सचेंजर एनायन को एक्सचेंज करता है और इसे बेसिक आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। कैसे एक्सचेंज करता है अभी बात करते हैं। जैसे ये कोई बीट्स आ गई, बीट्स के साथ कोवेलेंटली या कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा क्या जुड़े होंगे? आयन एक्सचेंजर। यहां पे चार्ज होगा प्लस का। कौन सा चार्ज होगा? प्लस का। बीड्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज है। और यहां पर एक और ग्रुप जुड़ा होगा, ग्रुप जुड़ा होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। एनायन का मतलब भी नेगेटिव चार्ज है। जो सैंपल मॉलिक्यूल है, ये है सैंपल। ये क्या है? सैंपल। इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर आयनों का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हम मोबाइल एक्सचेंज करते हैं तो एक मोबाइल देते हैं, अपना मोबाइल देते हैं और दूसरे का मोबाइल रख लेते हैं। तो यहां पर भी जो ग्रुप है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। सैंपल का नेगेटिव इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा और ये ग्रुप नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। एक्सचेंज होगा आयनों का। ठीक है, कौन से आयनों का? नेगेटिव आयनों का। इसीलिए बीड्स पर पॉजिटिव चार्ज है। बीड्स पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन किन आयनों का एक्सचेंज होगा? नेगेटिव आयनों का एक्सचेंज होगा। ठीक है, उसी तरह यहां बात करें तो ये बीड्स आ गई। बीट्स आ गई। बीट्स पर नेगेटिव चार्ज। बीट्स पर कैसा है चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसके साथ साथ एक प्लस ग्रुप इसके साथ जुड़ा होगा। इतिहास गवाह है, जहां प्लस था वहां माइनस आएगा, जहां माइनस है वहां प्लस ग्रुप जुड़ा होगा और इसी प्लस ग्रुप का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। और सैंपल में कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। सैंपल यहां आके जुड़ जाएगा और ये प्लस वन यहां से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, दो प्रकार से होगा। एनायन एक्सचेंजर द्वारा एनायन का एक्सचेंज होगा, कैटायन एक्सचेंजर द्वारा कैटायन का एक्सचेंज होगा। जो एनायन एक्सचेंजर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन वो नेगेटिव चार्ज का एक्सचेंज करेगा। कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल का क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एनायन एक्सचेंजर का एग्जांपल है DEAE सेल्यूलोज, डाई इथाइल एमिनो एथाइल। देखो, सेल्यूलोज की बीड बन गई है। इसके ऊपर कौन सा ग्रुप है? डाई इथाइल एमिनो। एमिनो का मतलब NH, इस प्रकार का पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। तो वही तो बोल रहा हूं, बीड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो डाई इथाइल एमिनो इथाइल और सेल्यूलोज की बीड बन गई है। तो पहला आ गया ये एक वीक है, वीक आयन एक्सचेंजर या वीक एनायन एक्सचेंजर है। स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो वो आएगा क्वाटर्नरी
अमोनियम। अमोनियम का मतलब NH4+, तो ये स्ट्रॉन्ग, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अब कैटाइन एक्सचेंजर के एग्जांपल्स देखते हैं। एक है CM सेलुलोज, पहला कौन सा है, CM सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये वीक है। यहां पर जो बीड है वो सेलुलोज की बनी हुई है, जिसके ऊपर कार्बोक्सी ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सी यानी COO नेगेटिव, और वो बोल ही रहे हैं कि बीड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बीड्स किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सी मिथाइल, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सी मिथाइल, और कार्बोक्सी में COO नेगेटिव आएगा तो बीड्स पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरा कौन सा आएगा, सल्फो प्रोपिल, सल्फो प्रोपिल प्रोपिल सेफेरोज, सेफेरोज की जेल बनी हुई है, उसके ऊपर सल्फो प्रोपिल समूह है। सल्फो का मतलब सल्फेट समूह, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्वार्टनरी अमोनियम, और इसके साथ बीड्स किसकी होगी, बीड्स सेफेरोज की होगी, सेफेरोज की बीड्स होगी। तो ये आ गया आयन एक्सचेंजर। एनाइन एक्सचेंजर भी हो सकते हैं, कैटाइन एक्सचेंजर भी हो सकते हैं। अगर एनाइन का एक्सचेंज करें तो एनाइन एक्सचेंजर, इन्हें बेसिक आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। यहां पर बीड्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे DEAE डाई इथाइल एमिनो एथाइल, जो कि वीक है, ठीक है, और इसके साथ बीड्स किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और हमने क्या देखा, क्वार्टनरी अमोनियम सेफेरोज, सेफेरोज की बीड्स बनी होती है, और अमोनियम यहां पर है तो अमोनियम है तो प्लस आएगा, तो बीड्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कैटाइन एक्सचेंजर की बात करें तो ये कैटाइन का एक्सचेंज करेंगे, एसिडिक आयन एक्सचेंजर होंगे, बीड्स पर नेगेटिव चार्ज, और कैटाइन का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे CM सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जो कि वीक है, और स्ट्रॉन्ग के रूप में सल्फोप्रोपिल सेफेरोज लिया जाता है, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज है। ये कैसा स्ट्रॉन्ग है। अब हम आगे चलते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं। देखिए, अगर हम आगे चलें, ये रनिंग बफर आ गया, क्या आ गया, रनिंग बफर आ गया। ठीक है,
ये एक प्रकार का कॉलम आ गया जिसके ऊपर इस प्रकार से बीट्स लगे हुए हैं। देखो, चाहे कैटाइन का एक्सचेंज करना हो चाहे एनाइन का एक्सचेंज करना हो, पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। कैटाइन के एक्सचेंज के लिए हमें कैटाइन एक्सचेंजर यूज लेने पड़ेंगे और एनाइन एक्सचेंज के लिए एनाइन एक्सचेंजर हमें यूज में लेने पड़ेंगे। जैसे मैं एनाइन एक्सचेंजर यूज में ले रहा हूं तो यहां पर बीट्स पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो, और इसके साथ नेगेटिव ग्रुप इसके साथ और जुड़ा रहेगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पे इल्यूट होगा, क्या होगा? इल्यूट होगा, हमें सैंपल यहां से मिलेगा। और यहां पे होगा डिटेक्टर, इस प्रकार होगा डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर यहां से कलेक्टिंग डक्ट में सैंपल को कलेक्ट करेगा। और ऊपर की तरफ हमें एक ग्राफ मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार का, ठीक है। यहां पर आएगा टाइम, यहां पर आएगा एब्जॉर्प्शन। यहां पर टाइम भी आ सकता है और वॉल्यूम भी आ सकता है। वॉल्यूम टाइम दोनों में से कोई एक आएगा और ऊपर की तरफ एब्जॉर्प्शन होगा। अब इस पूरे प्रोसीजर को समझते हैं कि हमें करना क्या है। इस पूरे प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होगा? रनिंग बफर को यहां अंदर डालेंगे। रनिंग बफर को अंदर डालेंगे। जैसे ही कोई नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होगा, यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? नेगेटिव ग्रुप है। पॉजिटिव के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है वहां इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाएगा और वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर पॉजिटिव के साथ सैंपल का नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव यहां से हट जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा, ठीक है। हर पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा। फिर हम बफर डालकर इस नेगेटिव को सेपरेट कर लेंगे। लास्ट में ये सेपरेट होगा नेगेटिव चार्ज। हम क्या डालेंगे? बफर डालेंगे या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द्वारा इस नेगेटिव चार्ज को या जो सैंपल में जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। इस पूरे प्रोसीजर को 4 स्टेप्स में किया जाता है। हम एक एक स्टेप्स को देखते हैं। देखिए, जो पहला स्टेप है इक्विलिब्रेशन। सबसे पहले हम कॉलम लेंगे, जैसे ये कोई कॉलम है, सबसे पहले हमने कॉलम लिया और कॉलम में इक्विलिब्रेशन बफर डाल दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? इक्विलिब्रेशन बफर प्रवाहित कर दिया। ये क्या करेगा? एक तो इस कॉलम को पैक्ड कर देगा, कॉलम को पैक्ड कर देगा, कॉलम को अच्छे से क्या कर देगा? पैक्ड कर देगा, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर देगा। इक्वल कर देगा, पीएच को मेंटेन करेगा।
पीएच को क्या रखेगा, मेंटेन, पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए। पीएच चेंज होगी तो जो चार्ज है वो भी चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर नेट चार्ज 0 होता है, पीएच बढ़ाने पर या पीएच कम करने पर चार्ज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और यानी इसे तैयार करेगा आयन एक्सचेंज के लिए, इसे क्या करेगा, तैयार करेगा, यानी यहां पर कंसिस्टेंट और स्टेबल एनवायरनमेंट बनेगा। देखो सबसे पहले हमने यहां पर इक्विलिब्रेशन बफर यहां पे यूज किया, और स्टेप का नाम क्या था, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन बफर जब यूज किया, इसने कॉलम को पैक्ड कर लिया, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कर दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, पीएच को मेंटेन रखा, और जो अंदर एनवायरनमेंट बनाया वो कंसिस्टेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वो एनवायरनमेंट इसने बना दिया। यानी बेसिकली इसने पहले प्रिपेयर किया है कि यहां पर सभी चार्ज कैसे रहे, इक्वल चार्ज रहे, पीएच मेंटेन रहे, ठीक है, कॉलम पैक्ड रहे, और जो एनवायरनमेंट रहे वो स्टेबल रहे, ज्यादा उसमें चेंजेस ना हो। तो पहली स्टेप क्या है, इक्विलिब्रेशन। और दूसरा स्टेप आएगा सैंपल लोडिंग। अब सैंपल को लोड करेंगे। दूसरा स्टेप कौन सा है, सैंपल लोडिंग। सैंपल को लोड किया जाएगा, इसको देखते हैं। ठीक है, यहां पर बीट्स है, और बीट्स पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। एनाइन को हमने क्या करना है, एनाइन एक्सचेंजर है, एनाइन को एक्सचेंज करना है। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है बीट्स के ऊपर, और यहां पर एक नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है। जैसे ही सैंपल को लोड किया जाएगा, सबसे पहले ये सैंपल आ गया नेगेटिव ग्रुप वाला। देखो प्रोसीजर सेम है, चाहे एनाइन एक्सचेंजर हो चाहे कैटाइन एक्सचेंजर हो, प्रोसीजर सेम है। ये नेगेटिव सैंपल का, अब एक्सचेंज होगा आयनों का, यानी नेगेटिव का नेगेटिव के साथ क्या होगा, एक्सचेंज होगा। सबसे पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये नेगेटिव चार्ज वाले अलग हो जाएंगे, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के साथ। कैसे बॉन्ड के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड तो हुआ ब्रेक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है सर, ये हो गया। देखो इसे हम क्या करेंगे, जो सैंपल लोडिंग है इसका जो फ्लो है वो स्लो रखा जाएगा। फ्लो कैसा रखा जाएगा, स्लो। हम स्लोली सैंपल को यहां से पास करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है और नया बॉन्ड बनाना है। हम बिल्कुल स्लो प्रोसेस में ही करेंगे ताकि बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हो और नया बॉन्ड अच्छे से जुड़ सके। तो जो सैंपल को सेपरेट करना है वो इस पॉजिटिव के साथ आकर बॉन्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, वो इस पॉजिटिव के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या किया, सैंपल लोडिंग। यहां पे फ्लो को क्या रखा, स्लो फ्लो रखा, फास्ट फ्लो नहीं किया, बहुत स्लो फ्लो रखा ताकि नया बॉन्ड बन जाए। ठीक है, अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं। देखिए अब तीसरा स्टेप आएगा, वॉशिंग। वॉशिंग में हम क्या करेंगे, हम इसमें केवल बफर को अंदर डालेंगे। किसको अंदर डालेंगे, केवल बफर को।
हमने केवल बफर को बंद डाला, इससे क्या हुआ, जो अनवांटेड आयंस थे या मैं यूं कहूं इम्प्योरिटीज थी, वो सारी की सारी सेपरेट होगी, बाहर होगी। अब यहां पर दो ही चीजें बची हैं, एक तो बीट्स बची हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और एक सैंपल बचा है। बाकी ये अनवांटेड आयंस थे ना, ये सारे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। किसमें सेपरेट हो गए, वॉशिंग में। अनवांटेड आयन सेपरेट हो गए, इंप्योरिटीज क्या होगी, सेपरेट होगी। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया था, ध्यान हो तो, ठीक है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का था, यहां पर एब्जॉर्प्शन था और यहां पर वॉल्यूम या टाइम था। कुछ ध्यान है, अभी बनाया था ग्राफ। सबसे पहले हमने इस बेस लाइन को बनाया, ये आगे बेस लाइन। अच्छा, बेस लाइन कब बनेगी, जब इक्विलिब्रेशन पीरियड आएगा, पहला स्टेप आएगा। कौन सा, इक्विलिब्रेशन। मैं यहां लिख देता हूं, इक्विलिब्रेशन आएगा। क्या आएगा, इक्विलिब्रेशन आएगा। तो एक बेस लाइन बनेगी, पहले स्टेप में क्या बनी, बेस लाइन बनी, ठीक है। बेस लाइन बनने का मतलब ही क्या, एनवायरनमेंट स्टेबल हो गया। यहां पे पीएच वगैरह चेंज नहीं हो रही, यहां पर जो इसके आयंस थे वो इक्वली क्या हो गए, अरेंज हो गए। किसी पे चार्ज ज्यादा है, किसी पे चार्ज कम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रेशन स्टेज में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया लगभग, ठीक है। तो जो बेसलाइन बनेगी वो किस स्टेज में बनेगी, इक्विलिब्रेशन स्टेज में बनेगी। फिर हमने सैंपल को लोड किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीक बनी, ये जो सेकंड पीक बनी, ये जो फर्स्ट पीक बनी, ये वाली पीक, ये कब बनेगी, वॉशिंग में। जब वॉशिंग करेंगे तो अनवांटेड आयंस बाहर निकलेंगे, या यूं कहूं तो इंप्योरिटीज बाहर निकलेगी। ये वॉशिंग के समय बनेगी, यानी तीसरी स्टेप में। और चौथी स्टेप में इल्यूशन। जब हम दोबारा ग्राफ पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, ठीक है। अब चौथा स्टेप कौन सा है, इल्यूशन। इल्यूशन के समय क्या हुआ, इल्यूशन के समय ये अनवांटेड आयंस तो बाहर चले गए, सारी अनवांटेड आयंस तो कहां चले गए, सब बाहर चले गए, वॉशिंग में चले गए। और यहां पर हर बार क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, सैंपल आ गया। अब सैंपल को इल्यूशन करना है, तो इल्यूशन बफर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, इल्यूशन बफर, जो कि इन नेगेटिव आयनों को बाहर निकालेगा, इल्यूट करेगा, ठीक है। यहां पर बीट्स आ गई, बीट्स आ गई। बीट्स के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ यहां पर सैंपल का नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है अपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, क्योंकि नेगेटिव आयंस हमें बाहर निकालना है। ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, हमें तो ये बॉन्ड को तोड़ना है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब यहां पर चार्ज ज्यादा हो, सैंपल पर क्या हो, चार्ज ज्यादा हो, या सीधे शब्दों में कहूं तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो या चार्ज ज्यादा हुआ तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जैसे मैं बात करूं Na+
Mg+2 और एल्यूमिनियम +3 की, या Cl नेगेटिव SO4 -2, इनकी बात कर लो। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा? एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। सोडियम का बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज ज्यादा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। यहां पर दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा? सल्फेट बनाएगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन इल्यूट सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले बाहर कौन आएगा? जिसका बॉन्ड वीक है, यानी सोडियम सबसे पहले बाहर आएगा, फिर मैग्नीशियम बाहर आएगा और फिर एल्यूमिनियम बाहर आएगा। जिसका बॉन्ड वीक है सबसे पहले तो बाहर वही आएगा। यहां पे Cl पहले बाहर आएगा, फिर SO4 -2 बाहर आएगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो तो या तो चार्ज पे डिपेंड करती है या चार्ज की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। यहां पे सबसे पहले बाहर कौन आएगा? जिसपे चार्ज कम है वो सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इल्यूट कौन होगा? जिसपे चार्ज क्या है? कम है। ठीक है, जैसे इल्यूशन बफर डालेंगे सबसे पहले वो बाहर आ गया जिसपे चार्ज क्या है? कम है। उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, यानी बफर की, आयन बफर की, इल्यूशन बफर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, या कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे। सही शब्द क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बाद में बाहर आएगा। कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे वो बाहर आएगा। ठीक है, इस इल्यूशन बफर की कॉन्सेंट्रेशन को हाई करने पर वो बाहर आएगा, जिसपे साथ बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, चार्ज ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आ गया। देखिए, हमने 4 स्टेप्स पढ़ी। पहले इक्विलिब्रेशन, दूसरा सैंपल लोडिंग, तीसरा वॉशिंग और चौथा इल्यूशन। यहां पे टाइम आ गया या वॉल्यूम आ गया, कोई भी एक चीज आएगी। यहां पे क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन आएगा। सबसे पहले इक्विलिब्रेशन में बेस लाइन बनेगी, ये पहले स्टेप में होगा, क्योंकि इसने कांस्टेंट एनवायरनमेंट या स्टेबल एनवायरनमेंट हमें दे दिया। तो स्टेबल एनवायरनमेंट तभी मिलेगा, और ये बेसलाइन स्टेट आनी जरूरी है। अगर बेसलाइन स्टेट नहीं आ रही, इसका मतलब इक्विलिब्रेशन सही नहीं हुआ है, तो इक्विलिब्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। फिर सैंपल को लोड किया, सैंपल को लोड करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। फिर वॉशिंग की, वॉशिंग में अनवांटेड आयंस जो थे वो बाहर आए। तो जो पहली पीक आई, फर्स्ट पीक जो आई, वो कौन सी स्टेज में आई? थर्ड में, जब वॉशिंग की गई। वॉशिंग करने के बाद हमने फिर बफर डाला, इल्यूशन बफर, और फिर जो सेकंड पीक आई, ये सैंपल बाहर निकला है उसकी है, सैंपल इल्यूट हुआ है, ये आएगा ग्राफ। ये कौन सी स्टेज में आएगी? चौथी स्टेज में। ठीक, तो जो पहली आई वो इक्विलिब्रेशन की आई, तीसरी आई वो वॉशिंग की आई, और चौथी किसकी आई? इल्यूशन की आई। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा ग्राफ आएगा। अब आगे चलते हैं।
देखिए जब हम इल्यूशन कर रहे हैं तो जो हम बफर डाल रहे हैं या साल्ट डाल रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर कम रखें तो जो वीक बॉन्ड्स होंगे पहले वो बॉन्ड टूटेंगे। कौन से बॉन्ड टूटेंगे? वीक बॉन्ड। और बाद में हम इस साल्ट या बफर की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। साल्ट या बफर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं कि मैंने एक सोडियम को इल्यूट करना है, एक एल्यूमिनियम को इल्यूट करना है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बनेगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि चार्ज क्या है? ज्यादा है। सबसे पहले मैं साल्ट को लो कॉन्सेंट्रेशन में डालूंगा तो सोडियम सैंपल में इल्यूट हो जाएगा। सोडियम सैंपल क्या हो जाएगा? इल्यूट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन डालूंगा तब एल्यूमिनियम इल्यूट होगा। इस तरह से इल्यूशन की क्रिया चलेगी। पहले साल्ट कंसंट्रेशन लो रखनी पड़ेगी, फिर साल्ट कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। क्या केवल साल्ट कंसंट्रेशन से ही हम इल्यूट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, और भी कई मेथड्स हैं। और कौन से मेथड्स हैं अब उनको देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसी पीएच जहां पर मॉलिक्यूल का नेट चार्ज 0 होता है। पढ़ चुके हैं हम ये। मॉलिक्यूल का नेट चार्ज कितना आ गया? 0 हो गया। जैसे ये बीट्स है, बीट्स पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ नेगेटिव सैंपल जुड़ा हुआ है। जो सैंपल को इल्यूट करना है वो नेगेटिव चार्ज के रूप में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए मैंने ऐसी पीएच बना दी जिस कारण से ये नेगेटिव चार्ज 0 चार्ज में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया, पीआई आ गया। ऐसा पॉइंट, ऐसी पीएच जहां पर मॉलिक्यूल का नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका जो 0 माइनस था ये कैसा आ गया? 0 आ गया। तो भी यहां से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। हमने ऐसी पीएच यहां पर सेट कर दी जहां पर मॉलिक्यूल का नेट चार्ज क्या आ गया? 0 आ गया। तो भी ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो यहां पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई द्वारा भी इसे सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर टेक्निक, ऐसी टेक्निक यूजिंग फॉर सेपरेशन, जिसको सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? सेम। ऐसी प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, किस टेक्निक द्वारा सेपरेशन की जाएंगी? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हमने भी नहीं रीड किया। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल अभी पढ़ा हमने। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में तो साइज इंपॉर्टेंस थी, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल थे वो पहले बार आते थे। एसटीएस पेज में भी क्या था? साइज जरूरी था। साइज के आधार पर ही क्या होता था? सेपरेशन होता था। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।